नमस्कार। तो पीजीटी के एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे बड़ी मोटिवेशन आपके लिए ये होनी चाहिए कि ये मौका आपको फिर से 4-5 सालों के बाद देखने को मिलेगा, क्योंकि पीछे भी जो था वो ऐसा ही हुआ है आज से पहले। और 4-5-6 सालों के बाद आपकी एज क्या हो जाएगी, आप किस एंगल पर जाकर पहुंच जाएंगे, वो आपको खुद इमेजिन कर लेना है। तो इस बार ये मौका हाथ से जाने ना दें। जितनी मेहनत कर सकते हैं, दिन रात एक कर सकते हैं, वो भी कीजिए। जब तक एग्ज़ाम नहीं होता, चाहे वो 1, 2, 3, 4, 5 महीने जितना भी है ना, तब तक सब कुछ भूल जाइए, बस सिर्फ पेपर के ऊपर ध्यान दीजिए। क्योंकि अगर एक बार ये पेपर क्वालिफाई कर लिया तो उसके बाद लाइफ में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन, नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन जो है यहाँ पर कवर किए जाएंगे। और देखिए, अगर आप इस सीरीज़ को कवर कर लेते हैं तो अगर आप न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ते ना, तो लगभग आप 50% न्यूज़पेपर को कवर कर लेते हैं। क्योंकि 50% जब बच जाता है ना, उसका मज़ा तो न्यूज़पेपर को पढ़कर ही आता है। तो कोशिश करें कि न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ें। अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इस सीरीज़ से हम कोशिश करते हैं कि आपको पूरी जानकारी जो है हम देते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 से जो है अभी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द आईसीसी मेंस अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 इन जनवरी। तो देखो, जनवरी 2024 में जो है ये अंडर 19 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो होगा। अब आईसीसी का ये है, तो बोलते हैं कि कौन सी कंट्री जो है वो इसको होस्ट करेगी। एक तो हमारा अभी वनडे मैच जो हुआ जिसमें ऑस्ट्रेलिया जो था वो जीत गई और इंडिया को जो था वो अनफॉर्चुनेटली हार का सामना करना पड़ा, उसको जो था वो इंडिया होस्ट कर रहा था। अभी आने वाला 2024 का जो है उसको साउथ अफ्रीका जो है वो होस्ट करेगा। ये अभी डिसाइड किया गया है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब साउथ अफ्रीका जो है वो इसको होस्ट करेगा। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कंट्री का नाम। और अभी जो मैच हुआ है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ऑस्ट्रेलिया ने 6ठी बार जीता है, इंडिया जो है वो 2 बार जीत चुका है। इंडिया 1983 में पहली बार जीता था और 2011 में जो है दूसरी बार जो था वो इंडिया ने ये जीता था। और ये जो 2024 में होगा, ये जनवरी के महीने में हो जाएगा। साउथ अफ्रीका इसको होस्ट करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछते हैं, बोलते हैं, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री लिस्ट्स लश्कर-ए-तैयबा एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो बोलते हैं कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने लश्कर-ए-तैयबा को जो है वो आतंकवादी संगठन के रूप में जो है वो सूचीबद्ध किया है। बहुत मैटर करता है जब इस तरह की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो कोई कंट्री जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिक्लेयर कर देती है, क्योंकि इंडिया के साथ ही रिलेटेड है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको जो है वो अभी हाल फिलहाल में इजराइल के द्वारा जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिक्लेयर किया गया है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्यों इंडिया के साथ ये जुड़ा हुआ है तो वो हम डिस्कस करते हैं। क्योंकि अभी जो है वो जो 26/11 जो अटैक हुए थे ना, उनकी 26/11 जो अटैक हुए थे उनकी 15th नंबर की एनिवर्सरी जो है वो ऑब्जर्व की जाएगी। और उससे पहले जो है वो इजराइल ने क्या किया है, इजराइल ने जो है वो इनको इस लश्कर-ए-तैयबा को जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में ऐड कर दिया है। इंडिया ने जो है ये नहीं कहा था इजराइल से कि तुम इस तरह का स्टेप जो है उठाओ। इजराइल ने जो है ये सारी फॉर्मेलिटीज़ जो है वो खुद से जो है वो पूरी की हैं। अब हुआ क्या था, 26/11 है क्या, अगर आपको नहीं पता है तो पता होना चाहिए कि 26/11 में जो था वो अटैक हुआ था। कब अटैक हुआ था 26/11, और कौन सा ईयर था कि जब इंडिया के ऊपर अटैक हुआ था, कहाँ पर कौन सी सिटी में जो था वो अटैक हुआ था। तो इंडिया की मुंबई सिटी पर जो था वो अटैक हुआ था और 26 तारीख थी, 11वां महीना था। और ईयर की अगर हम बात करते हैं ना कि 26/11 में कौन सा ईयर आता है, तो 2008 जो है ये ईयर आएगा जब अटैक जो था वो किया गया था। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी लश्कर-ए-तैयबा, इसने जो था वो इसका जिम्मेदारी जो था वो ली थी। अब आप कहेंगे कि यहाँ से किस किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तो क्वेश्चन बन जाएगा कि 26/11 कौन से ईयर में हुआ था, 2008 में हुआ था, कहाँ पर हुआ था, मुंबई में हुआ था। 2023 में इसकी कौन सी नंबर की एनिवर्सरी थी, तो 2023 में जो था वो इसकी 15वें नंबर की एनिवर्सरी जो था वो थी। कौन सी कंट्री ने जो था वो लश्कर-ए-तैयबा को जो था वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिक्लेयर किया, तो ये पाकिस्तान बेस्ड है टेररिस्ट आउटफिट जिसकी जो लश्कर-ए-तैयबा की, और इसको जो है वो इजराइल के द्वारा जो है वो घोषित किया गया। आपको पता है इजराइल में अभी जो है वो इजराइल और पैलेस्टीन इशू जो है वो चला हुआ है। तो इजराइल ने ये कदम उठाया है ताकि टेररिस्ट को जो है वो काउंटर किया जा सके यहाँ पर। और 26/11 के बारे में पहले भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आगे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं, रिसेंटली द इंडो यूएस ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2023 कमेंस्ड एट। तो बोलते हैं अभी हाल फिलहाल में न्यूज़पेपर में आया था कि 2023 की जो ये एक्सरसाइज हुई ये स्टार्ट हो गई। अब 2023 की एक्सरसाइज जो है ये कहाँ पर स्टार्ट हुई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। देखो, वज्र प्रहार एक्सरसाइज पहले ध्यान रखना है कि कौन सी कंट्रीज़ के बीच में होती है, तो ये इंडिया और यूएस के बीच में जो है वो होती है। और ये कहाँ पर शुरू हुई, तो ये जो है वो शुरू हुई कहाँ पर, उमरोई में। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब ये उमरोई जो है वो कहाँ पर पड़ता है, ये भी पता होना चाहिए कि उमरोई कहाँ पर पड़ता है, तो ये मेघालय में जो है वो पड़ता है।
अगर हम वज्र प्रहार एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं तो देखो 2023 की वज्र प्रहार एक्सरसाइज इंडिया के द्वारा होस्ट की जाएगी, मेघालय में की जाएगी। इस एक्सरसाइज का फर्स्ट एडिशन जो था वो कब हुआ था? तो फर्स्ट एडिशन इस एक्सरसाइज का जो था वो 2010 में जो था वो हुआ था। और क्या हिमाचल प्रदेश में भी इसका कोई एडिशन हो चुका है? तो हाँ, बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश में भी इसका एडिशन इससे पहले हो चुका है। 13 नंबर का वो एडिशन था इसका। 13 नंबर का एडिशन जो था वो इसका हुआ था हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश के बकलोह में जो था वो हुआ था। कहाँ पर हुआ था? हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ था। ये बकलोह छावनी कहाँ पर पड़ती है? ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो पड़ती है। ये भी आपने ध्यान रखना है कि डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है ये बकलोह छावनी पड़ती है, जहाँ पर इसका 13th एडिशन जो था वो हुआ था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से नोट करने हैं आपने। और इस वर्ष ये जो इसका एडिशन है, ये कौन से नंबर का एडिशन है? ये 14वें नंबर का जो है वो इसका एडिशन है। ये उमरोई में जो है वो स्टार्ट हुआ, उमरोई मेघालय में जो है वो पड़ता है। अब कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज जो इंडिया और यूनाइटेड स्टेट के बीच में होती हैं वो भी पता होनी चाहिए। एक तो हमने वज्र प्रहार पढ़ लिया, इसके अलावा युद्ध अभ्यास जो है ये भी जो है वो इंडिया और यूएस के बीच में होती है। इंडिया और यूएस में युद्ध अभ्यास हो गया, वज्र प्रहार हो गया, टाइगर ट्रियम्प्स हो गया, ये भी इनके बीच में होती है। मालाबार एक्सरसाइज में भी ये दोनों कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। वैसे तो ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। और आपने ध्यान रखना है कि कोप इंडिया एक्सरसाइज होती है, ये इनकी एयरफोर्स के बीच में जो है वो होती है। कुछ एक ऐसी एक्सरसाइजेज जो 2-3 दिनों से हम लगातार रिवाइज करते हुए आ रहे हैं, उनको आज एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जब मौका मिला है। आज रिवाइज कर ली तो मतलब आपके माइंड में सेट ये बैठ जाएंगी। कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो आपको याद जो है वो रखनी है, जो इंपॉर्टेंट है? देखो, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज में आपको ध्यान रखना है सिम्बेक्स एक्सरसाइज जो कि इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है, सूर्य किरण एक्सरसाइज जो इंडिया और नेपाल के बीच में होती है, नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज जो इंडिया और मंगोलिया के बीच में होती है, धर्मा गार्जिन एक्सरसाइज जो इंडिया और जापान के बीच में होती है, गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज जो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होती है, संप्रीति एक्सरसाइज कौन सी कंट्री के साथ इंडिया करता है ये आप बताएंगे, ठीक है? संप्रीति एक्सरसाइज कौन सी कंट्री के साथ इंडिया करता है ये जल्दी से आप कमेंट करके बता दीजिए। आपके लिए भी थोड़ा सा होमवर्क होना चाहिए, नहीं तो सारा का सारा काम मैं ही कर दूंगा तो आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं होगी, और ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत ज़रूरी है एग्जाम से पहले। अगले क्वेश्चन में देखें, बोलते हैं रिसेंटली वॉन द 2023 IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप इन दोहा कतर। तो बोलते हैं रिसेंटली हु होगा, यहाँ पर हु लगाना भूल गया। रिसेंटली हु वॉन द, किसने जो है वो अभी हाल फिलहाल में दोहा कतर में जो है वो 2023 का जो IBSF विश्व बिलियर्ड्स जो चैंपियनशिप हुई है वो जीती है। तो ये किसके द्वारा जीती गई है? ये पंकज अडवाणी के द्वारा जो है वो जीती गई है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, पंकज अडवाणी के द्वारा जो है ये जीती गई है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्वेश्चंस किस तरह से क्या क्या बनते हैं? एक तो ये करंट अफेयर का डायरेक्टली क्वेश्चन बन गया कि किस तरह से जो है वो पूरी बात है। अब क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि पंकज अडवाणी जो है वो कौन सी खेल से जो है वो जुड़े हुए हैं? स्नूकर आपने देखी है ना, स्नूकर गेम जो होती है, स्नूकर गेम से जो है ये जुड़े हुए हैं। उसी को जो है वो इंडियन बिलियर्ड्स ये कह दिया गया, बिलियर्ड्स चैंपियनशिप, और स्नूकर गेम ये हुई एग्जैक्टली। तो आपने ध्यान रखना है पंकज अडवाणी के बारे में। इन्होंने बहुत सारी ट्रॉफीज, बहुत सारे कप जो हैं वो उसमें जीत रखे हैं। अब जब इन्होंने ये जीता ना, ट्रॉफी जीती, तो इन्होंने किसी ना किसी को तो हराया भी होगा यहाँ पर डेफिनेटली। तो इन्होंने किसको यहाँ पर डिफीट किया? इन्होंने जो है वो यहाँ पर डिफीट किया सौरव कोठारी को। सौरव कोठारी को जो था वो इन्होंने यहाँ पर डिफीट किया और ये चैंपियनशिप अपने नाम की। एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो IBSF की जो वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप टाइटल जो हुआ इस बार, ये कहाँ पर हुआ? तो ये दोहा में हुआ। कहाँ पर हुआ? ये दोहा कतर में जो है ये हुआ। ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, क्या जो कतर कंट्री है उसकी कैपिटल दोहा है? ये भी पता होना चाहिए आपको। तो बिल्कुल सही बात है कि जो कतर कंट्री है, कतर कंट्री की कैपिटल जो है वो दोहा है। दोहा में ही जो है वो हुआ, ठीक है। दुबई अगर हम बात करते हैं, दुबई भी एक सिटी आती है, तो ये कौन सी कंट्री में आती है? ये UAE में आती है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जो है ये आती है। ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं 28th एनुअल यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑल्सो नोन एज COP18। बोलते हैं ये हुई, ये होगी या फिर हुई, कहाँ पर जो है ये होगी? अब देखो इसको कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसको COP28 कहा गया, पब्लिक सर्विस कमीशन का बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन रहा है। इससे पहले 1-2 बार हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी आगे फिर से डिस्कस करते रहेंगे इसको। जब तक ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता हम बार बार रिवाइज करते रहेंगे। COP28 का जो 28वें नंबर का संस्करण हुआ, ये हुआ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। UAE में जो है ये हुआ। अब देखो ये चर्चा में है। एक तो यूनाइटेड नेशन जो है वो इसको होस्ट कर रहा है, जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है ये इसको होस्ट कर रहा है। दूसरा, ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि
कुछ एक कंट्रीज या फिर कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से कह रही हैं कि यूएई जैसी कंट्रीज को जो है वो होस्ट कर रही है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर है। और क्लाइमेट चेंज में जो सबसे ज़्यादा योगदान रहता है ना, वो किसका रहता है? ये इन कंट्रीज़ का ही रहता है, क्योंकि ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। तो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन कहाँ से हो रहा है? वहीं से हो रहा है, ज़्यादा ऑयल जो है प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह से बातें कही जा रही हैं, परंतु यूएई फिर भी कहता है कि नहीं, हम इस तरह की क्रिटिसिज्म जो है वो पहले से सुनते आए हैं और हम बड़े अच्छे से, जैसे हमने पहले भी और चीज़ों को जो है वो होस्ट किया है, इसको भी हम बड़े अच्छे से जो है वो होस्ट करेंगे। तो इस तरह से भी बात है। यहाँ पर ऑयल प्रोड्यूसिंग की बात हुई है तो हमने ओपेक के बारे में जो है वो पढ़ रखा है। ओपेक की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर, हालांकि क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं होता, परंतु फिर भी अगर लिंक हो ही रहा है इनडायरेक्टली तो हम फिर से जान लेते हैं ओपेक के बारे में। ओपेक की स्थापना कब हुई थी? ओपेक की स्थापना हुई थी 1960 में, 1960 में जो था वो ओपेक की स्थापना हुई थी। ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी। इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये इसका पूरा नाम है। इसमें देखो अलग अलग कंट्रीज आती हैं, खासकर वो कंट्रीज इसमें आती हैं जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो है वो होती हैं, जहाँ पर तेल प्रोड्यूस किया जाता है अच्छी मात्रा में, वो कंट्रीज जो है वो यहाँ पर आती हैं, वही इसको जो है वो मैनेज करती हैं, देख रेख करती हैं इसकी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर स्थित है वियना। वीना जो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है वहाँ पर जो है वो पड़ता है। ऑस्ट्रिया की ये कैपिटल है, ये आपने ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो है वो इसका हेडक्वार्टर है। ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों अलग अलग कंट्रीज हैं, कंफ्यूज मत हो जाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं द लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, जिसको लूपेक्स कहा गया, ये लूपेक्स मिशन है। लूपेक्स मिशन बोलते हैं इज अ जॉइंट मिशन बिटवीन जाक्सा एंड, तो लूपेक्स मिशन बोलते हैं कि ये एक जॉइंट मिशन है जाक्सा और कौन सी कंट्री के बीच में। देखो जाक्सा क्या है? जाक्सा स्पेस एजेंसी है जापान की, जापान कंट्री है, इसकी स्पेस एजेंसी है जाक्सा। और लूपेक्स मिशन जो है वो जाक्सा और इसरो के बीच में, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, इन दोनों के बीच का एक जो है वो मिशन है ये। और लूनर यानी कि मून के ऊपर भेजे जाने वाला इनका ये मिशन है, ये भी ध्यान रखना है। इंडिया जो है इस मिशन को जापान के साथ मिलकर जो है वो भेज रहा है। जापान की जो स्पेस एजेंसी है जाक्सा, उसके साथ मिलकर भेज रहा है। लगभग एस्टिमेटेड है अभी तो 2024-25 में जो है वो इस मिशन को ये तैयार कर जो है वो भेज देंगे। मून के ऊपर भेजा जाएगा। मून का जो साउथ पोल है वहाँ पर इसकी लैंडिंग जो है वो करवाने की बात कही गई है। इसी तरह से जब मून की बात आती है तो चंद्रयान आप कैसे भूल सकते हैं। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? उस टाइम जब लॉन्च किया है तब तो आपको टिप्स पर याद था, परंतु अभी आपको ये भूल सकता है। चंद्रयान 3 जो था वो ना वो जुलाई महीने में लॉन्च किया गया था। जुलाई 14 को जो था ये लॉन्च किया गया था। जुलाई 14 2023 को जो था ये लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3। और चंद्रयान 3 की अगर हम बात करते हैं कि इसने लैंडिंग कब की थी वहाँ पर जाकर, तो इसने जो था वो लगभग अगस्त 23 को जो था वो वहाँ पर जाकर बड़ी सॉफ्ट लैंडिंग जो था वो कर ली थी। अगस्त 23 को जाकर इसने सॉफ्ट लैंडिंग कर ली थी और जुलाई 14 को जो था ये छोड़ा गया था या फिर लॉन्च किया गया था, इस तरह से कह लीजिए। तो ये दोनों बातें आपके मन में होनी चाहिए। इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था और इसरो की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। ये कहाँ से लॉन्च किया गया था ये भी पूछ सकते हैं। तो सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है ना वहाँ से लॉन्च किया गया था। ये स्पेस सेंटर जो है वो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया था। कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बने आपके क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। पब्लिक सर्विस कमीशन का ट्रेंड रहा है कि वो ये नहीं पूछेगा कौन से ईयर में जो है वो लॉन्च किया गया है, वो एग्जैक्टली डेट पूछेगा। तो जुलाई 14 जो है वो एग्जैक्टली डेट आपको पता होनी चाहिए। इसकी सॉफ्ट लैंडिंग इस बार हुई है तो अगस्त 23 को सॉफ्ट लैंडिंग हुई, वो भी आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखें, ये वही लिखी गई है क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन, इससे ज़्यादा हमने जान भी लिया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं नोवाक जोकोविक इज अ प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो बोलते हैं कि नोवाक जोकोविक जो है ये किस देश के एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है। पहली बात क्या पता चली कि नोवाक जोकोविक जो है ये टेनिस के प्लेयर है, टेनिस के ये प्लेयर हैं। अब ये कौन सी कंट्री से जो है वो संबंध रखते हैं, कौन से देश से जो है वो संबंध रखते हैं? ये संबंध रखते हैं सर्बिया कंट्री से। सर्बिया कंट्री से जो है ये संबंध रखते हैं। अब देखो सर्बिया कंट्री से संबंध रखते हैं तो सर्बिया कंट्री की कैपिटल पहले आपको पता होनी चाहिए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। आप सर्बिया की कैपिटल जान लीजिए कि सर्बिया की कैपिटल कहाँ से है। सर्बिया की कैपिटल है बेलग्रेड्स में। बेलग्रेड जो है वो यहाँ पर इसकी कैपिटल है। ये नोवाक जोकोविक जो है वो टेनिस के प्लेयर हैं और बड़े फेमस प्लेयर हैं। अक्सर न्यूज़पेपर में अक्सर जो है वो अलग अलग टाइटल ये जीतते रहते हैं, तब ये चर्चा में आते हैं। इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था। हमने क्या क्वेश्चन पढ़ा था इस तरह से प्लेयर के बारे में? उसैन बोल्ट के बारे में हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि उसैन बोल्ट ये प्लेयर है, पीजीटी के एग्जाम में पहले पूछा गया था उसैन बोल्ट का। तो ये कौन सी कंट्री से संबंध रखते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था।
ये जो है वो संबंध रखते हैं जमाइका कंट्री से। जमाइका कंट्री से जो है ये संबंध रखते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। तो हमारा टारगेट हमेशा यही रहता है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको भी रिवाइज किया जाए, साथ में नए क्वेश्चन भी रिवाइज किया जाए। ये नया क्वेश्चन हो गया, ये उसेन बोल्ट का प्रीवियस क्वेश्चन हो गया। और उसेन बोल्ट आपको पता है धावक थे, एथलीट से जो था वो संबंध रखते हैं। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, पता ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। बोलते हैं रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लोनलीनेस एज अ सिग्निफिकेंट ग्लोबल हेल्थ कंसर्न। तो अभी हाल फिलहाल में बोलते हैं कि किस संगठन ने जो है वो आधिकारिक तौर पर जो अकेलापन है, लोनलीनेस जो है ना, इसको एक बहुत बड़ी वैश्विक स्वास्थ्य की चिंता की बात बताई है। तो किसने बताई होगी? ये WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो, इसने जो है वो लोनलीनेस को जो है वो एक ग्लोबल हेल्थ कंसर्न जो है वो बताया। आज के टाइम में क्या है, एक तो कहते हैं ना कि डिजिटल युग चला है, तो सच में ये डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐसा युग चला है ना कि इसमें बच्चे एक दूसरे के साथ मिलना जुलना पसंद करते हैं, दोस्ती रखना कम पसंद करते हैं। आजकल डिजिटल दोस्ती हो गई है, डिजिटल फ्रेंड्स बन गए हैं, है ना। सोशल मीडिया के ऊपर ही फ्रेंड्स होंगे ना, उनसे जान पहचान है। पाकिस्तान से लोग यहाँ पर आकर पहुँच के सोशल मीडिया के थ्रू ही, वो क्या है, वो एक हेल्थ कंसर्न भी हो सकता है किसी के लिए। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताऊं ना, तो WHO के द्वारा क्या कहा गया? WHO के द्वारा कहा गया कि ये जो लोनलीनेस है ना, इसका जो इफेक्ट है ना, वो प्रतिदिन 15 सिगरेट पीने के बराबर है। ये कहा गया कि 15 सिगरेट पीने के बराबर जो है वो इसका प्रभाव जो है वो है मृत्यु के ऊपर। अगर हम इसका प्रभाव की बात करें ना, कि डेथ मतलब जब होती है ना इंसान की, किस तरह के कंसर्न से होती है, तो कोई 15 दिन, अगर एक दिन में कोई 15 सिगरेट डेली पीता है तो क्या होगा, उसकी मृत्यु जल्दी हो जाएगी। उसी तरह ये लोनलीनेस जो है इसका भी इफेक्ट बताया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा कंसर्निंग इशू जो है वो WHO के द्वारा ये डिक्लेयर किया गया है। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसकी स्थापना कब की गई थी, ये भी क्वेश्चन टेट जैसे एग्जाम में बन जाता है, छोटे छोटे एग्जाम्स में बन जाता है। तो और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, ये भी बन जाता है। तो WHO की स्थापना जो था वो 1948 में की गई थी। इसके हेडक्वार्टर की अगर हम बात कर लेते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा में स्थित है। जेनेवा में स्थित है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है, जहाँ पर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इसके जो है वो प्रेजेंट टाइम में हेड कौन है, ये क्वेश्चन PGT में बन सकता है। तो इसके हेड आपने ध्यान रखना है, टेड्रोस एडेनम घेब्रेयेसस, ये इनका नाम है। टेड्रोस एडेनम घेब्रेयेसस इनका नाम है। तो ये WHO के हेड भी आपने ध्यान रखना है कि प्रेजेंट टाइम में कौन है। WHO के हेड भी हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। ये वहीं सब लिखा गया है इसके बारे में। हमने जो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जाना ना 15 सिगरेट वाला, वहाँ से ही क्वेश्चन आपको भूलेगा भी नहीं। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसको BCCI कहा गया। BCCI की फुल फॉर्म भी हमने कल परसों जानी थी। तो बोलते हैं कब एस्टेब्लाइज किया गया था BCCI को? BCCI को जो था वो 1928 में जो था वो एस्टेब्लाइज किया गया था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो गया। अब BCCI को जो है वो 1928 में जो था वो एस्टेब्लाइज किया गया था। देखो अभी इंडिया का मैंने बताया था कि जो ICC है ना, ICC में BCCI का बहुत बड़ा हाथ जो है वो रहता है। तो BCCI से भी क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि BCCI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसके प्रेसिडेंट जो है वो कौन है। ये सारे क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। तो BCCI के हेडक्वार्टर की बात करें, मुंबई में जो है वो इसका हेडक्वार्टर स्थित है। ये बात ध्यान रखनी है। प्रेजेंट टाइम में जो इसके प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? प्रेजेंट टाइम में इसके प्रेसिडेंट हैं रोजर बीनी। रोजर बीनी जो है वो प्रेजेंट टाइम में जो है वो इसके प्रेसिडेंट है। ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें जो है वो आपने ये भी ध्यान रखना है, जो मेंस कोच है ना, इसके मेंस टीम के कोच वो राहुल द्रविड़ है, उनका नाम ध्यान रखना है। इसके अलावा जो हमने कल डिस्कस किया था कि ICC जो है ना, ICC के द्वारा एक कंट्री को जो है वो बैन भी किया गया है। वो कौन सी कंट्री है? ICC के द्वारा अगर किसी कंट्री को बैन किया गया है हाल फिलहाल में, तो वो श्रीलंका कंट्री को जो है वो बैन किया गया है। ठीक है, ये भी आप यहाँ से नोट करें कि कौन सी कंट्री को जो है वो बैन किया गया है। तो ये सारी बातें आपने यहाँ से ध्यान रखनी है। कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए डायरेक्टली इनडायरेक्टली घुमा फिरा के आपका आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए हमेशा ही। नेगेटिव मार्किंग के साथ डील करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। तो PGT पेपर 1 की टेस्ट सीरीज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। PGT पेपर 1 की टेस्ट सीरीज का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ, या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग का बड़ा ध्यान रखना, आप चाहे जैसे भी हो आप नेगेटिव मार्किंग से अच्छे से डील कर पाएँ, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं हाउ मैनी लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। तो बोलते हैं कि कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसके आधार पर ये बात की जा रही है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी भाषाओं को जो है वो शेड्यूल्ड लैंग्वेज का दर्जा जो है वो दिया गया है। तो हमारी
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाषाओं को जो है वो शेड्यूल्ड लैंग्वेज का दर्जा जो है वो दिया गया है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। कौन सा हमारा शेड्यूल ऐसा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें ये शेड्यूल्ड लैंग्वेज की बात की गई है? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल नंबर 8 में 8वां जो शेड्यूल है ना उसमें बात की गई है 22 लैंग्वेजेस की जो यहाँ पर डाली गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। ओरिजिनली अगर हम बात करते हैं तो इस 8वें शेड्यूल में 14 भाषाएं आती थी, परंतु बाद में चलकर ये बढ़ा दी गई और 22 लैंग्वेजेस जो है वो अभी है। अगर लेटेस्ट कोई भाषा इसमें ऐड की गई है तो वो ओडिया भाषा जो है वो ओडिशा की जो ओडिया भाषा है ना वो इसमें ऐड की गई है, और ये 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 2011 की है उसके माध्यम से जो था वो इसको ऐड किया गया था। तो ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं। 22 लैंग्वेजेस हैं 8वें शेड्यूल में जो है वो आती हैं। ओरिजिनली 14 लैंग्वेजेस थी, फिर बाद में चलकर बढ़ा दी गई। जो लेटेस्ट लैंग्वेज कोई ऐड की गई है वो 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो है वो ऐड की गई है 2011 में। ओडिया भाषा जो है वो ऐड की गई है जिसको ओडिया भी कहते हैं। एक और क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि जो ओडिया भाषा थी ना इसको ओडिया नाम दिया गया, इस तरह से नाम दिया गया इसको ओडिया, तो ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से दिया गया? इसी 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ही जो था वो इसको ये नाम दिया गया था। ये भी ध्यान रखें। और आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो टोटल नंबर 12 शेड्यूल जो है वो आते हैं। 12 के 12 शेड्यूल्स आपके मन में होने चाहिए। अभी हम इंपॉर्टेंट 1 शेड्यूल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 10वें नंबर का शेड्यूल जो है वो एंटी डिफेक्शन से डील करता है, 11वें नंबर का शेड्यूल जो है वो पंचायती राज से डील करता है, और 12वें नंबर का शेड्यूल जो है वो म्यूनिसिपलिटी से जो है वो डील करता है। ये ध्यान रखना है। तो ये हमने 2-3 शेड्यूल जान लिए, इससे आगे वाले इतना काफ़ी है जानने के लिए। यहाँ से अगला क्वेश्चन है जी इंग्लिश का। इंग्लिश के क्वेश्चन में क्या बोलते हैं यहाँ पर देखें क्या पूछा गया है। बोलते हैं ही शोज ग्रेट एबिलिटी डैश मैथमेटिक्स। तो इन होगा यहाँ पर, ही शोज ग्रेट एबिलिटी इन मैथमेटिक्स। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर। बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, फिल इन द ब्लैंक ही है अगले क्वेश्चन में बोलते हैं देयर डैश एनी मैसेज फ्रॉम माई टीचर सिंस शी मूव्ड टू लंदन। तो बोलते हैं देयर हैजंट बीन एनी मैसेज। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। देयर हैजंट बीन एनी मैसेज फ्रॉम माई टीचर सिंस शी मूव्ड टू लंदन। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। आगे है जी, आगे हिंदी का क्वेश्चन है। आपको बताना है कि सही कौन सा लिखा गया है इनमें से। उपयुक्त किस तरह से लिखते हैं? उपयुक्त ऑप्शन सी इस तरह से लिखा जाता है। ये उपयुक्त लिखने का सही तरीका है। ये बड़ी ही कॉमन सी टर्म्स हैं, परंतु जब आप लिखने लगते हैं ना कहीं पर गलती जो है वो कर जाते हैं। ये आपने ध्यान रखना है कि उपयुक्त किस तरह से लिखते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं घ का उच्चारण स्थान क्या है? ये घ घर वाला घर है। घ जो है वो घ जो घर को डिनोट करता है वो है ये। इसका उच्चारण स्थान बताना है आपको, तो इसका उच्चारण स्थान कंठ है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 1 नंबर का ये भी जो है वो पक्का क्वेश्चन यहाँ से बनता है एग्जाम में। क्वेश्चन देखें जी, क्वेश्चन में बोलते हैं इंडिया होल्ड्स 2+2 समिट विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ऑन 20 नवंबर 2023। तो बोलते हैं कि इंडिया ने 2+2 मीटिंग जो है वो होस्ट की। तो ये इंडिया ने जो है 2+2 मीटिंग जो था वो होल्ड की। तो ये कौन सी कंट्री के साथ जो था वो की गई, और 20 नवंबर 2023 की बात की जा रही है। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। इससे पहले का जो एडिशन था इस सीरीज़ का उसमें हमने ये डिटेल से डिस्कस किया था कि किस कंट्री के साथ की गई पूरी बात किस तरह से। तो अभी आप कमेंट करके जो है वो बता दीजिए कि किस कंट्री के साथ की गई पूरी बात किस तरह से है, जहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बता दीजिए। टेस्ट सीरीज आपको चाहे एलाइड सर्विसेज की है, क्योंकि एलाइड का एग्जाम आने वाला है। 25 पोस्टें अप्रूव की जा चुकी हैं। आप तैयारी करें ना करें, पोस्टें आएंगी ही आएंगी। अब तो एलाइड की पोस्टें आएंगी तो अभी से तैयारी करेंगे तभी फ़ायदा है। 1-2 महीने तैयारी करके कुछ नहीं होता फिर। और पीजीटी का भी वैसा है। अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तभी पेपर 1 में आपकी मेरिट अच्छी बनेगी और आपका फाइनल लिस्ट में जो है नंबर आएगा। इन दोनों के लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें। हर एक इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर दे दी जाती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।